ये क्यों बना पूछने पर यही मिलता है, ये पहले भी बताया था, ये तरंगवत है सारा समझदारी मानव का। पहले जंगल युग में और शिला युग में, धातु युग में जैसा ही जिया, ये सब इतिहास में लिखी हुई है। जैसा ही राजयुग आया, कविला युग, ग्राम युग से राजयुग जैसे ही आया, तो काफ़ी लोगों ने राहत पाया, राजा जान माल का रक्षा करेगा, जबकि वो चीज़ अभी तक हुआ नहीं। जान माल की रक्षा हुआ नहीं है, अमन चैन तो बहुत दूर है। ये दो बात को सोचा गया था, ना तो अमन चैन के बारे में हम आश्वस्त हुए हैं, नहीं ये जो जान माल की रक्षा होती है इसमें भी हम आत्मनिर्भर नहीं हुए। तो हर परिवार, हर समुदाय इसी बात के लिए चिंतित रहता है, कैसे जान माल का रक्षा किया जाए और अमन चैन से जिया कैसे जाए। इसको अभी तक की समुदाय तक ही मनुष्य सोच पा रहा है। ये स्थिति सबको विदित है। इन तथ्यों को हम ध्यान में रखने पर पता लगता है, ये जो आदर्शवादी सीढ़ी लगी, जिससे लोगों को जो कुछ भी राहत मिली तत्काल, और जो वो राहत कुछ काल के बाद पर्याप्त नहीं हुई, ये पुनर्स्मरण दिला रहे हैं। पुनः जब अपर्याप्त हुआ, स्वाभाविक था, पुनः विचार हुई, विचार के रूप में पुनः ये विज्ञानवाद आया, तो तर्क सम्मत विधि से आया। उसमें एक खूबी लोगों को स्वीकृत हुई। पहले उपदेशवाद में तर्क का कोई गुंजाइश नहीं थी, करो ना करो बात थी। करो ना करो में ना मानने वाले बात आदमियों को ना पापी, उनको पापी करार देते रहे, उनको जितना प्रताड़ित करना है वो भी करते रहे। वो सब इतिहासों में लिखा है। उसके बाद उससे ये निकला, जो आदर्शवाद की जितने भी करो ना करो है, वो सामान्य व्यक्तियों के लिए, किसी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं हुआ। इसीलिए उसका विकल्प के लिए कुछ सोचा गया। सोचने पर विज्ञानवाद आ गया। विज्ञानवाद आ गया तो एक दावा किया, तर्क संगत विज्ञान, तर्क संगत भौतिकवाद, ऐसा कहा। इसी को विज्ञान कहा गया। तर्क संगत, तर्क के लिए जब आमंत्रण हुई, लोगों में एक राहत मिली, हम कम से कम हमारा मन की बात तो पूछ तो सकते हैं। इस विधि से आदमी उस ओर दौड़ गया। दूसरा, जो हमको जो कुछ भी वैभव मिलना था, सुख मिलना था, वो स्वर्ग में मिलना था, वो यहीं मिलने लग गए, इसीलिए भी दौड़ लिए। इस ढंग से दो विधि से आदमी विज्ञान और विज्ञान की उपलब्धि की ओर दौड़ा। उसको भी खूब चख लिया आदमी, काफ़ी ढंग से। अब बचा कुचा होगा तो चख भी लिएगा। ये चलते मनुष्य को आज ये पता लग गई, विज्ञान की उपलब्धियां मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इस पर्याप्त नहीं है, ये सो झंझट फंसी, और उससे कैसा उभरा जाए। अभी तो आदमी झूलता ही रहता है। एक विरक्ति की ही बात करते हैं, भक्ति की ही बात करते हैं, दूसरे ओर संग्रह सुविधा की ही बात करते हैं। संग्रह सुविधा से जब त्रस्त होते हैं, भक्ति विरक्ति की ओर हम दौड़ते हैं। भक्ति विरक्ति से जब पैर ठंडा हो जाता है तो संग्रह सुविधा की ओर दौड़ लेते हैं। इस प्रकार से हम अपने हाथ पैर गर्म करने के लिए ये झूले में झूलते ही रह जाते हैं, और दोनों सुनने में अच्छा ही लगता है। जो अच्छा लगना अच्छा होने में कितना दूर है, अब हर व्यक्ति अपने में सोच सकता है। अच्छा लगने मात्र से अच्छा होता नहीं है, ठीक है। जैसा ठंडा पानी पीने से अच्छा लगता है, ठंडा पानी पीने से अच्छा होना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठंडा पानी से आदमी को रोग हो सकता है, खांसी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, जैसा मैं खांसता हूँ कभी कभी, ये सब बातें हो सकता है। तो उसके बावजूद भी आदमी को ठंडा पानी अच्छा लगता है। किसी किसी को ठंडा पानी अच्छा लगवे नहीं करता है। अब क्या करें? ठंडा पानी के अच्छा लगना कोई सार्वभौम नहीं हुआ, ठंडा पानी का अच्छा ना लगना भी कोई सार्वभौम नहीं हुआ। दोनों स्थितियों में पानी के आधार पर अच्छा हो गया, ये निर्धारण करना, निश्चय करना और उसके ऊपर आदमी को भरोसा दिलाना, ये कभी बनने वाला नहीं है। जब जैसा चाहता है वैसा पिएगा भाई,
जब अच्छा लगता है, जब जो अच्छा लगता है वही खाएगा, वही पिएगा, यही हम पहुंचते हैं। इस ढंग से हम एक अस्थिरता, अनिश्चयता की ओर चले जाते हैं। विज्ञानवादियों ने इस बात को अपनाया है। तो केवल खाना पीना ही नहीं भाई, जो कुछ भी आप देखते हो सब अनिश्चय, अस्थिर है, वो ऐसा बताने के लिए अपना तर्क जोड़े, उसी की पुष्टि के लिए सब कुछ किया। अंततोगत्वा त्राण प्राण, विज्ञान का त्राण प्राण मनुष्य को एक यंत्र के रूप में व्याख्यात करने की कोशिश की, वो अभी तक सफल नहीं हो पाया। वही विज्ञानी जिसको यंत्र के रूप में व्याख्यात करता है वो स्वयं उससे संतुष्ट रहता नहीं है, तो बाकी लोगों को व्याख्यात करके बताना ही चाहते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी भारी मुद्दा मानी जाती है। मनुष्य को यांत्रिक विधि को बिल्कुल पूरा समझना चाहिए, तो तभी आदमी जो है व्यवहार में स्पीड, विचार में स्पीड, कार्यों में स्पीड, सब में पा पाता है, ऐसा सोचते हैं। जब भी आदमी उस सीमा में आता नहीं, तो संवेदनशीलता, यांत्रिकता, इन दोनों के पक्ष में से विज्ञान के अनुसार यांत्रिकता सटीक है। इसमें इसको आदमी समझ सकता है, झेल सकता है। संवेदनशीलता को ना समझ सकता है, झेल नहीं सकता है। जो आदर्शवादियों ने संवेदनशीलता की वकालत की थी, वह वकालत करते हुए में भी वो जो दूरियां थी, जो वो समझ सकता है, ये समझ नहीं सकता है, ये झंझट थी, वो बरकरार रहे। इसीलिए एक के बाद एक समस्याएं जकड़ते गए। हम समस्याओं के कगार में ही, माने कतार में ही पैदा होते हैं, समुद्र में ही शरीर यात्रा शुरू करते हैं, वही समस्या के सागर में ही पुनः शरीर यात्रा को समाप्त करते हैं। कुल मिलाकर के इस ढंग से हमारा स्थिति बनी। अभी जो मानव जाति के, मानव कुल के सम्मुख मैं जो एक प्रस्ताव रख रहा हूँ, ये मानव कुल का ही पुण्य है, ऐसा पहला मेरा स्वीकृति है। हमारा व्यक्तिगत रूप में हम जो कुछ भी परिश्रम किए, उसका हम मूल्यांकन करता हूँ, वो इतने बड़े फल के योग्य नहीं है। हम जितना परिश्रम किया, वो परिश्रम का यदि नापदंड तय किया जाए, मैं अपने में तो करता ही हूँ, जितना परिश्रम किया उतने में जो हम फल पा गए, वो फल जो है इतना फल के योग्य नहीं है, इतना बड़ा फल के योग्य नहीं है। जैसा उसका एक अलंकारिक रूप में एक वैसे ही एक सोचने की बात है। तो एक बिही का झाड़ हो, एक जामुन का झाड़ हो, एक और कोई छोटे छोटे फल फलने वाली बात हो, अथवा नारियल का झाड़ हो, तो उस झाड़ में, एक झाड़ में यदि 1000 टन की एक फल फल जाए, वो झाड़े नहीं रहेगा। वो तो असंभव सा लगता है। तो एक झाड़ के लिए ये उपयुक्त है ही नहीं, ऐसा लगता है। उसी भांति बिही में एक बिही का झाड़ हो, 1 टन की एक बिही फल जाए, वो तो झाड़े टूट करके बराबर ना हो जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। कल्पना ऐसे ही दौड़ता है। उसी भांति हमारा भी साथ ऐसे ही एक घटना है। हमारा परिश्रम से अधिक बात, ये परिश्रम से अधिक बात को कौन दोहराता है भाई? ये बात इसमें मुख्य है। तो मनुष्य में जो परिश्रम से अधिक फल को कौन दोहराता है, ये बात आता है। उसको हम सटीक देखा है। जीवन दोहराता है। जीवन ऐसे फल को लेकर चलने में समर्थ है। कैसे? जीवन को हम अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में देखा है। आपको अभी अध्ययन कराते हैं।